मेडिसिन में अपन पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ जनित रोग। पिछली क्लास में अपन ने बबेसियोसिस कंप्लीट किया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिपेनोसोमियोसिस। ट्रिपेनोसोमियासिस किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज के द्वारा। ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज के द्वारा ये रोग उत्पन्न किया जाता है। इसके अलग अलग सदस्य के द्वारा अलग अलग रोग उत्पन्न किए जाते हैं। ट्रिपेनोसोमियोसिस के अंदर ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज में अलग अलग सदस्य होते हैं जो अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। इन सभी रोगों को मिलके क्या कहा जाता है? ट्रिपेनोसोमियोसिस। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपके 3 प्रकार के डिजीज हैं जो मुख्यतः पशुओं के अंदर होते हैं और एक प्रकार का डिजीज है जो अपन को पढ़ना है। बाकी सभी के अंदर लक्षण जो होते हैं इससे मिलते जुलते ही होते हैं। सबसे पहले तो ट्रिपेनोसोमा जो स्पीसीज के सदस्य हैं वो कसाबिक युक्त सदस्य हैं, जिसके अंदर कसाबिकाएं पाई जाती है। कसाबिका युक्त प्रोटोजोआ को बोला जाता है। कसाबिका युक्त प्रोटोजोआ क्या कहा जाता है उनको? कसाबिका युक्त प्रोटोजोआ, मतलब इनमें कसाबिकाएं पाई जाती है। ये गति कर सकते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ये एक कोशिका से निकलकर दूसरी कोशिका में जा सकते हैं। किसके द्वारा? कसाबिकाओं के द्वारा। कसाबिकाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ये मुख्य रूप से जो कशेरुक जंतु है, कशेरुक जंतुओं में रक्त व अन्य तरलों के अंदर पाए जाते हैं। रक्त के अंदर रक्त व अन्य तरल, शरीर के अन्य जो लिक्विड हैं, जैसे कि जॉइंट्स के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड हो गया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पदार्थ तरल हो गया, उनके अंदर पाए जाते हैं। रक्त के अंदर भी हो सकते हैं और अन्य तरल पदार्थ है रक्त के अलावा, जैसे कि लसिका हो गया, सेरिब्रल फ्लूइड हो गया, सही है, उनके अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। अब ये डिजीज इनके द्वारा कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के डिजीज है। सबसे पहला नेगना डिजीज। नेगना डिजीज मतलब इसको नगाना डिजीज भी कहा जाता है। नेगना डिजीज या नगाना डिजीज आप इसको कह सकते हैं। नगाना डिजीज कह सकते हैं। ये 2 प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। 2 प्रकार के ट्रिपेनोसोमा स्पीसीज के 2 सदस्य हैं जिनके द्वारा ये डिजीज किया जाता है, नगाना डिजीज। सबसे पहला ट्रिपेनोसोमा कोंगोलेंस, सॉरी 2 के अलावा और भी हैं, 4 प्रकार के सदस्य हैं जो ये रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा कोंगोलेंस, ट्रिपेनोसोमा कोंगोलेंस, एक सदस्य तो ये हो गया। दूसरा सदस्य ट्रिपेनोसोमा वाइवेक्स, ट्रिपेनोसोमा वाइवेक्स। नेक्स्ट है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। इसके बाद में आता है ट्रिपेनोसोमा सिमिएक, ट्रिपेनोसोमा सिमिएक, सही है। ये 4 प्रकार के सदस्य हैं जो नगाना डिजीज उत्पन्न करते हैं। दूसरा इसके अंदर दूसरा रोग कौन सा है? सुर्रा डिजीज। सुर्रा डिजीज, सुर्रा डिजीज जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसी, ट्रिपेनोसोमा इवेंसी, ट्रिपेनोसोमा इवेंसी। इस सदस्य के द्वारा ये सुर्रा डिजीज उत्पन्न किया जाता है। अगला डिजीज है डोराइन डिजीज। अगला डिजीज क्या है? डोराइन डिजीज।
ये कौन से सदस्य के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ट्रिपेनोसोमा इक्विपार्डियम। ट्रिपेनोसोमा इक्विपार्डियम। ट्रिपेनोसोमा इक्विपार्डियम। ये 3 प्रकार के डिजीज हैं जो ट्रिपेनोसोमियोसिस कहलाते हैं। तीनों को मिलके ट्रिपेनोसोमियोसिस कहा जाता है और ट्रिपेनोसोमा की अलग अलग स्पीसीज के द्वारा ये डिजीज उत्पन्न किए जाते हैं। इनके अंदर अपन को पढ़ना है सुर्रा डिजीज। कौन सा डिजीज? सुर्रा डिजीज, जो कि एक महत्वपूर्ण डिजीज है। इसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुर्रा डिजीज। सुर्रा डिजीज, सुर्रा डिजीज की बात करें तो ये एक ब्लड प्रोटोजोआ है। ब्लड प्रोटोजोआ के उत्पन्न किया जाता है। जो ब्लड प्रोटोजोआ यानी रक्त में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ है कि कौन सा? ट्रिपेनोसोमा इवेंसी। अभी मैंने बताया सुर्रा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ट्रिपेनोसोमा इवेंसी। इसको ट्रिपेनोसोमियोसिस में सबसे पहले खोजा गया डिजीज है। सुर्रा डिजीज है ये। ट्रिपेनोसोमियोसिस में जितने भी डिजीज हैं उनमें सबसे पहले खोजा गया डिजीज कौन सा है? सुर्रा डिजीज। इसके उपनाम की अगर बात करते हैं, इसके उपनाम की अगर बात करते हैं तो उपनाम में म्यूरियन इसको बोला जाता है। म्यूरियना। इसके बाद में दूसरा नाम इसका क्या है? मेल डे कैडेज। मेल डे कैड्रेस। और तीसरा इसका नाम है टिबेरेसा। टाइबेरेसा। टाइबेरेसा का मतलब क्या है? टाइबेरेसा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सुर्रा डिजीज है। ये जो केटल के अंदर, केटल और किसमें पाया जाता है? केमल और हॉर्स के अंदर पाया जाता है। सुर्रा डिजीज किसमें होता है? केमल एंड हॉर्स में। केमल और हॉर्स में ये मुख्य होता है। केटल के अंदर भी हो सकता है। होता नहीं है, केवल हो सकता है। हो सकता है मतलब हो भी नहीं सकता, और हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है। थोड़े बहुत लक्षण आ सकते हैं, लेकिन केमल और हॉर्स को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है सुर्रा डिजीज। इसको टाइबेरेसा इसको इसलिए बोला जाता है, केमल में होने के बाद इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ये अपन कह सकते हैं ये लगभग 3 वर्ष तक या 3 साल तक इस रोग के लक्षण रहते हैं। सुर्रा डिजीज के लक्षण लगभग 3 साल तक पशु में रहते हैं। इसलिए टाइबेरेसा मतलब 3 वर्ष तक रहने वाला डिजीज टाइबेरेसा, इस हिसाब से इसका नाम पड़ा टाइबेरेसा। सही है। और ये किसके अंदर होता है? कैमल और हॉर्स के अंदर होता है। कैटल में भी हो सकता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है? काटने वाली मक्खियों द्वारा। काटने वाली मक्खियों के द्वारा इस रोग को फैलाया जाता है। काटने वाली मक्खियों द्वारा इसका फैलाव होता है। बाइटिंग फ्लाइज जिनको बोला जाता है। बाइटिंग फ्लाइज के द्वारा ये फैलाया जाता है। इसके मुख्य लक्षणों में बुखार आना, एनीमिया,
और कमजोरी, पशु कमजोर होना, ये लक्षण जो है इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके बाद में आता है रोग कारक। रोग कारक, एटियोलॉजी, रोग कारक, रोग कारक मैंने बताया था कौन सा है, ट्रिपेनोसोमा इवेंसी। ट्रिपेनोसोमा इवेंसी के द्वारा यह रोग फैलाया जाता है। यह एक कसाबिका युक्त प्रोटोजोआ है। क्या है? कसाबिका युक्त प्रोटोजोआ, जिसके अंदर कसाबिका पाई जाती है, इसलिए ये गमन कर सकता है। ये शरीर के तरल पदार्थों में पाया जाता है, मुख्यतः रक्त के अंदर, और रक्त में आरबीसी इसके अंदर पाया जाता है, और आरबीसी इसको नष्ट करने के बाद ये बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद ये, इसलिए इसको कहा जाता है आरबीसी के बाहर पाए जाने वाले पशु, मतलब एक्स्ट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। एक्स्ट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। इससे पहले जो आए थे वो पैरासाइट, वो इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट थे, मतलब आरबीसी के अंदर पाए जाते थे। ये आरबीसी के अलावा बाहर पाया जाता है, आरबीसी के बाहर, इसलिए इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। क्या कहा जाता है इसको? एक्स्ट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। एक्स्ट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट। इसकी खोज 1918 में की गई थी। सबसे पहले इसकी खोज हुई थी 1918 में, ऊंट के अंदर, कैमल के अंदर इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? जी इवेंस ने इसकी खोज की थी, और इसी के आधार पर यहाँ पे नाम क्या रखा? इवेंसी, ट्रिपेनोसोमा इवेंसी। इस इवेंस के आधार पर ही, इसके वैज्ञानिक के आधार पर इसका नाम पड़ा। एपिडेमियोलॉजी, फैलाव किस प्रकार होता है? ये उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाया जाता है जहां पर काटने वाली मक्खियां पाई जाती है, मतलब बाइटिंग फ्लाइज। बाइटिंग फ्लाइज, जो काटने वाली मक्खियां जो होती है, जो पशु को काटती है, उनके द्वारा यह रोग फैलाया जाता है। अब बाइटिंग फ्लाइज कौन सी हो गई? बाइटिंग फ्लाई जो है, एक तो सीसी फ्लाई बोला जाता है, सीसी फ्लाई, सही है, ये इसको फैलाने का काम करती है। एक तो सीसी फ्लाई हो गई, एक टेबेनोइड फ्लाई। टेबेनोइड फ्लाई, ये दो प्रकार की मक्खियां हैं जो पशु को काटने का काम करती है, पशु की स्किन को काटती है, और इस जो ट्रिपेनोसोमा है या इसको फैलाने का काम करती है। सीसी फ्लाई है, इससे कम फैलाव होता है, लेकिन जो टेबेनोइड फ्लाई है उससे ये अधिक फैलता है, यह रोग इससे अधिक फैलता है। किससे? टेबेनोइड फ्लाई से अधिक फैलता है, सही है। इसका जो मक्खी होती है, फ्लाई होती है, बाइटिंग फ्लाई, उसके अंदर किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि फ्लाइज के अंदर इसका कोई डेवलपमेंट नहीं होता, इस प्रोटोजोआ का। कोई डेवलपमेंट नहीं होता, किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए इस ट्रांसमिशन को बोला जाता है मैकेनिकल ट्रांसमिशन।
मैकेनिकल ट्रांसमिशन मतलब बाइटिंग फ्लाइज होती है, फ्लाइज के अंदर इस प्रोटोजोआ का किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए इसको मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर ये डेवलपमेंट अगर इसके अंदर होता तो उसको क्या बोलते हैं, अगर डेवलपमेंट यहाँ होता है जैसे कि अपन ने बबेशिया में देखा, इसके पहले जो आए उनमें देखा, तो उनके अंदर उसको बोला जाता है ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन, जिसके अंदर डेवलपमेंट होता है टिक्स के अंदर। यहाँ पे फ्लाइज के अंदर इसका कोई प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता, सारे के सारे जो स्टेज पाई जाती है वो कैटल या ऊंट के अंदर या हॉर्स के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन। ये हो गई इसकी एपिडेमियोलॉजी। इसका फैलाव इस प्रकार होता है, काटने वाली मक्खियों के द्वारा। पैथोजेनेसिस, रोगजनकता। अब रोगजनकता सबसे पहले तो मक्खी के काटने पर मक्खी के काटने पर प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ पशु की स्किन में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? पशु की स्किन में। पशु की स्किन में चला जाता है। सबसे पहले तो मक्खी काटेगी, मक्खी काटने पर प्रोटोजोआ जो है पशु की स्किन में चला जाएगा, क्योंकि जो मक्खी काटती है वो जरूरी नहीं कि वो खून चूसने के लिए ही काटे, वो किसी भी जगह पे काट सकती है, स्किन के किसी भी स्थान के ऊपर काट सकती है। इसलिए काटने के पश्चात ये प्रोटोजोआ पशु की स्किन में चला जाता है, मतलब पशु की त्वचा में चला जाता है। इंट्राडर्मली इसको कह सकते हैं। इंट्राडर्मली मतलब स्किन के अंदर चला गया और वहां पे विभाजित होता रहता है, विभाजित होता रहता है। पशु की स्किन में जाके वहां पे विभाजित होता रहता है और लोकल स्किन रिएक्शंस पैदा करता है, मतलब त्वचा में स्किन रिएक्शंस या स्थानीय त्वचा की अभिक्रियाएं उत्पन्न करता है। स्थानीय त्वचा की अभिक्रियाएं उत्पन्न करता है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को बोला जाता है कैंसर। इन जो ये उत्पन्न अभिक्रियाएं जो है, इन अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? कैंसर। क्या बोला जाता है? कैंसर। अब इस अवस्था के अंदर यहाँ पे कौन सी अवस्था पाई जाती है पशु की? कैंसर अवस्था में कौन सी अवस्था पाई जाती है? ट्रिपोमेस्टिकोट अवस्था पाई जाती है। ट्रिपोमेस्टिकोट, यहाँ पे ट्रिपोमेस्टिकोट अवस्था पाई जाती है। इसके बाद में ये रक्त में प्रवेश करता है। कौन सी अवस्था है? ट्रिपोमेस्टिकोट अवस्था रक्त में प्रवेश करती है। रक्त में प्रवेश करने के बाद पैरासाइटेमिया उत्पन्न करेगा। पैरासाइटेमिया का मतलब होता है रक्त में पैरासाइट जो है प्रोटोजोआ उसकी मात्रा का बढ़ना पैरासाइटेमिया कहलाता है। तो वहां पे मात्रा बढ़ती है और विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के लक्षण यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कुछ परजीवी
रक्त से निकलकर ऊतकों में चले जाते हैं। कुछ परजीवी रक्त से निकलकर कुछ परजीवी रक्त से निकलकर ऊतकों में चले जाते हैं। ऊतकों में, इसके अलावा कैविटीज में, मतलब जो गुहा होती है शरीर की, उनमें चले जाते हैं और इनमें जाने के बाद ये क्या करते हैं, विभिन्न अंगों को संक्रमित करते हैं। विभिन्न अंगों को संक्रमित करते हैं। अब विभिन्न अंगों को संक्रमित करके क्या क्या उत्पन्न करेंगे, ये उत्पन्न करते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। यहाँ पे बता देता हूं मैं। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस मतलब इन्फ्लामेशन की जो क्रियाएं होती है वो उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है इन्फ्लामेशन की, जैसे कि उस स्थान पर लाल होना, रक्त की मात्रा बढ़ना, हॉट यानी कि गर्म होना, वहां पे दर्द होना, ये सारी कंडीशन जो होती है, वहां पे सूजन आना, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कहलाती है। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस उत्पन्न होगी। इसके बाद में एनीमिया होगा, क्योंकि रक्त की कमी हो जाएगी। रक्त में ये रक्त की कोशिकाओं को नष्ट करेगा, तो रक्त की कमी, एनीमिया इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में टिश्यू डैमेज, इडिमा, ये सारे लक्षण जो है वो प्रदर्शित किए जाते हैं। विभिन्न अंगों में संक्रमित करके इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करेंगे, एनीमिया करेंगे, टिश्यू को डैमेज करेंगे और इडिमा उत्पन्न करेंगे। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। सबसे पहले मक्खी के द्वारा काटा जाएगा, प्रोटोजोआ जो है पशु की स्किन में चला जाएगा इंट्राडर्मली। इसके बाद में स्किन के अंदर ही क्या होता है, विभाजित होता है, और विभाजित होते हुए वहां की जो स्थानीय त्वचा की जो अभिक्रियाएं उत्पन्न करता है, जिसको चैंसर बोला जाता है। इस चैंसर में ट्रिपोमेस्टिगोट अवस्था पाई जाती है। ये ट्रिपोमेस्टिगोट अवस्था रक्त में प्रवेश करती है। रक्त में प्रवेश करने के बाद पैरासाइटिमिया उत्पन्न करती है और ये विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न करती है। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ जो है वो रक्त से बाहर निकलकर ऊतकों के अंदर चले जाएंगे, कैविटीज के अंदर चले जाएंगे और वहां पे इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करेंगे, एनीमिया उत्पन्न करेंगे, टिश्यू डैमेज करेंगे, एडिमा उत्पन्न करेंगे। ये इसके लक्षण भी आ गए साथ में। इसके अलावा ये पैथोजेनेसिस भी आ गई। इसके बाद में आते हैं क्लिनिकल साइन। शुरा डिजीज के क्लिनिकल साइंस यानी कि इसके लक्षण। सबसे पहले तो इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 3 से 4 सप्ताह। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 3 से 4 सप्ताह का। पहला लक्षण बुखार का बार बार आना, बुखार का बार बार आना। त्वचा पर विशिष्ट लक्षण, जिनको क्या बोला जाता है, कैंसर। इसके बाद में भूख कम हो जाना, भूख कम हो जाना, खून की कमी, खून की कमी, सुस्ती, पशु जो होता है वो सुस्त हो जाता है, शरीर के निचले भाग में सूजन,
शरीर के निचले भाग में सूजन, कमजोरी आना, नाक व आंख से स्त्राव, बार बार मल त्याग व मूत्र उत्सर्जन या मूत्र त्याग बोल सकते हैं। बार बार पेशाब लगती है या अपन कह सकते हैं बार बार उसको मल त्याग की जरूरत पड़ती है। चक्कर आना, इसके अलावा लकवा, जैसे तंत्री के लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे तंत्री के लक्षण, चक्कर आना, लकवा जैसे तंत्री के लक्षण प्रकट होते हैं। लड़खड़ाहट, पशु जो होता है वो लड़खड़ाहट हो गया, सही है। इसके अलावा पीलिया, जॉन्डिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, सही है। ये हो गई एक्यूट फॉर्म। क्रोनिक फॉर्म में ऊंटों के अंदर यह रोग 3 वर्ष तक चलता है, जिसके अंदर कुछ विशिष्ट लक्षण ये दिखाई देते हैं, जैसे कि कमजोरी, सही है। इसके बाद में कार्य क्षमता कम होना, कार्य क्षमता का घटना, उत्पादन में कमी, और गर्भित मादाओं में गर्भपात। केटल के अंदर ये कुछ ही विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे कि अनियमित मध्य चक्र का होना, ये हो गया फीमेल में। और मेल के अंदर निम्न गुणवत्ता का वीर्य, ये सारे लक्षण किसमें हो गए? मेल के अंदर। तो ये हो गए इसके क्लिनिकल साइन। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।